संसद टकराव वाली सबसे नई फाइल खोलेंगे, जिसके केंद्र में गृह मंत्री अमित शाह और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी, जिन्होंने सदन में कई दिनों से जारी गतिरोध के लिए एक दूसरे को ही जिम्मेदार ठहराया है और चर्चा से भागने का आरोप लगाया। अमित शाह ने सियासी तकरार पर पहली बार बयान देते हुए कहा कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है और लापता भाग गए हैं। विपक्ष की यह भाषा ठीक नहीं है। इस पर राहुल गांधी ने जवाब दिया कि विपक्ष को सरकार का लेक्चर नहीं सुनना है। छात्रों पर पैलेट गन चलाने का ऑर्डर किसने दिया था? संसद आकर सीधा जवाब देना होगा। अमित शाह ने कहा विपक्ष संसद चलने नहीं दे रहा है, अब जनता तय करे कि डिबेट से कौन भाग रहा है। तो जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि किसके कहने पर छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, आदेश अमित शाह ने दिया तो उन्हें इस्तीफा देना होगा। मतलब कल तक जो विपक्ष चढ़ावा चोरी और छात्रों पर लिए गए एक्शन के लिए सरकार के बयान पर अड़ा था, अब वही विपक्ष 2 दिन से लगातार गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग उठा रहा है। उधर सरकार की तरफ से भी विपक्ष को चुनौती जोरदार तरीके से मिल रही है। संसद न चल पाने के लिए एक दूसरे को घेरते हुए सियासी नैरेटिव सेट किया जा रहा है और आशंका है कि इस टकराव में कल मानसून सत्र का आखिरी दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ सकता है। एक बार देखते हैं गृह मंत्री अमित शाह और राहुल गांधी के बीच की यह सियासी लड़ाई। शुरू हुआ तब से लापता, भाग गए, भगोड़े हैं, इस प्रकार की भाषा भारत की सार्वजनिक जीवन में और संसदीय जीवन में अभी अभी सुनाई पड़ती है। जब से संसद सत्र शुरू हुआ तब से लगातार मैं संसद में आता हूं, मेरी चैम्बर में बैठा हूं। चूंकि संसद भवन के अंदर विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है, दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा? We don't care what he has to say. Okay. First of all, the most important thing to understand is 20 दिन के लिए गायब हो गए। यहाँ बैठे थे, गाड़ी आती थी जाती थी, 30 गाड़ियां उनके, स्टूडेंट शुड नो दिस, 30 कार्स अराउंड अमित शाह। उनके घर के सामने जाइए, वहां पे मतलब 1000 पुलिस वाले खड़े हुए हैं कि कोई बच्चा ना आ जाए। नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए। पहले तो ये यही मांग कर रहे थे, हमने हाँ बोल दिया। मेरी ओर से भी मैंने कह दिया है कि मैं किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए संसद में तैयार हूं, मगर वो चर्चा ही नहीं होने देना चाहते। अब जनता तय करे कौन भाग रहा है। कल 3 बजे तक सभी प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। मैं सदन में ही बैठूंगा, सबको सुनूंगा और सब चीजों का जवाब दूंगा। सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं। संसद में चर्चा करने के नियम बने हैं, तरीके बने हैं। We are not interested in listening to Mr. Amit Shah's imagination. We are not interested in him giving us a lecture or a discussion. We are interested in one simple thing. And when I say we, I mean the younger generation of this country. Who shot those students? Who gave the order to shoot those students? Who blinded one of the students? Who shot one of the students in the ear? Who gave the order to beat the students with lathis, with nails? Who gave that order? That order was implemented by the Home Ministry. Did Mr. Amit Shah give this order to shoot our children? Or did he not? If he did, he should resign because he is culpable. And if he did not, he should resign because he is incompetent. अब मुझे कोई कहता है कि आप एक स्टेटमेंट दे दो, इतने गंभीर मसले पर इस तरह से चर्चा नहीं हो सकती है। कल 3 बजे तक मैं चर्चा के लिए तैयार हूं। मैं खुद बैठूंगा, हर चीज लिखूंगा और हर चीज का जवाब दूंगा, जिससे देश की जनता के सामने सारी चीजें स्पष्ट हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अब विपक्ष ने तय करना है कि उनको चर्चा करनी है या हंगामा करना है। तो गुब्बारे में से गैस निकल गई, अब लास्ट मिनट वो उसमें फिर से गैस भरने की कोशिश कर रहे हैं, बट गुब्बारा फट गया है। अमित शाह has no courage. The Home Minister of India has no courage. He cannot come to the house. अमित शाह ने आज संसद के बाहर बयान देने के अलावा लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को भी चिट्ठी लिखी है। इसमें उन्होंने लिखा है कि सरकार नीट परीक्षा और छात्र आंदोलन पर चर्चा के लिए तैयार है। स्पीकर विपक्ष से बात करके चर्चा का समय तय करें, लेकिन विपक्ष अपनी 3 शर्तों पर आज भी अड़ा रहा है। छात्रों से बर्बरता पर अमित शाह से संसद में जवाब देने की मांग उठाता रहा। विपक्ष ने ये
आज फिर दोहराया कि सरकार बताए कि राम मंदिर का चढ़ावा कहां गया और पीएम मोदी और गृह मंत्री से एक बार फिर माफी की मांग की है। इससे आप इतना तो समझ गए होंगे कि संसद का मानसून सत्र अब महज हंगामे तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि सरकार और विपक्ष के बीच सीधी सियासी रस्साकशी में बदल चुका है। और इस विरोध में कई महत्वपूर्ण बिल भी पेंडिंग है, जैसे कि FCRA संशोधन बिल 2026, जिसे आज सरकार ने दोनों सदनों की संयुक्त समिति यानी JPC के पास भेजने का प्रस्ताव रखा, जिसे मंजूर कर लिया गया है। इस समिति में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य होंगे। लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति इन सदस्यों को नामित करेंगे, लेकिन इस पर भी विपक्ष की आपत्तियां कायम है। कांग्रेस सांसद KC वेणुगोपाल ने इसका विरोध किया है। इस पर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि यह बिल JPC में जा रहा है, जिसको जो कहना है वो JPC में कहे। हालांकि मामला खत्म नहीं हुआ और अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि सरकार का हर विधेयक अल्पसंख्यकों के खिलाफ होता है। Sir, this legislation is clearly for targeting NGOs and minority institutions, those who are doing good work. One side, RSS is getting complete donation from the foreign countries. On one side, RSS is getting. On the other side, government is trying to target the minorities and NGOs. The government should withdraw this. The government should withdraw this bill. KC वेणुगोपाल जी बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं और ये कई दिनों से कांग्रेस पार्टी और बाकी लोगों ने मांग किया है कि JPC में भेजा जाए। जब हम महत्वपूर्ण बिल को रेफर कर रहे हैं तो इसका आपत्ति है। अगर KC वेणुगोपाल जी या किसी पार्टी के मेंबर को इस बिल में आपत्तिजनक कोई चीज है तो JPC में आप अपना बात रख सकते हैं। सभापति महोदय, जो सरकार FCRA ला रही है इसके खिलाफ में हम पूरे विपक्ष के लोग हैं। और सभापति महोदय, जो माननीय मंत्री जी कह रहे हैं, नहीं माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि माइनॉरिटी के खिलाफ नहीं है। माननीय मंत्री जी बताएं, आज तक जो बिल लाए हैं बिना माइनॉरिटी के खिलाफ कौन सा बिल लेकर के आए आओ आप? मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, अखिलेश जी को मैं चुनौती देता हूँ। इस FCRA बिल का जो प्रावधान आया है, इसमें एक भी प्रावधान ऐसा है आप दिखाइए जो कोई भी माइनॉरिटी का खिलाफ है। ये सरासर झूठ बात फैलाया जा रहा है देश में। किसी माइनॉरिटी को टारगेट करने का सवाल ही नहीं है। आप चाहते हैं कि विदेश का धन बिना कानून के ऐसे ही देश में ला करके मर्जी खर्चा करने का क्या? लोकसभा के बाद चलते हैं राज्यसभा। वहां भी हर दिन की तरह हंगामा होता रहा। सदन की कार्रवाई बार बार बाधित होती रही। विपक्षी सांसद संसद परिसर में अमित शाह जवाब दो के नारे लगाते रहे। नतीजतन कल तक के लिए सदन को स्थगित करना पड़ा। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संकेत दिया कि विपक्ष फिलहाल अपने विरोध से पीछे हटने के मूड में नहीं है। और जवाब में नेता सदन केंद्रीय मंत्री JP नड्डा ने विपक्ष पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया। वैसे आपको बता दें कि इतने हंगामे के बीच भी राज्यसभा से केरल का नाम बदलकर केरलम करने वाला बिल पास हो गया। यह बिल लोकसभा से पहले ही पारित हो चुका। इस बिल पर बोलते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने वीर सावरकर की प्रशंसा की। आजादी के आंदोलन में उनकी भूमिका का जिक्र करते हुए तारीफ की, तो विपक्ष की तरफ से इस पर भी नारेबाजी। माननीय LOP के प्रति पूर्ण सम्मान के साथ मैं उन्हें अवसर दे रहा हूं, पर आप सब जानते हैं 52 से और 64 से जो एस्टेब्लिश प्रैक्टिसेज हैं, वो रूल के तहत आप इसी बिल पर बोल सकते हैं। जिसके लिए माननीय चेयरमैन ने कोई निर्णय लिया हो उसी पर डिस्कशन हो सकता है। माननीय LOP, देखिए साहब, मैं ये सब हम जानते हैं सर, और मैं यही चाहता हूं कि जिनके नाम से बिल है किसी कारण वो एब्सेंट है तो चलेगा। ये रोज का यही धंधा हो गया। आप बुलाइए उनको, बुलाइए सदन में बुलाइए। माननीय नड्डा जी, ये सदन को गुमराह कर रहे हैं। जी, सरकार ने स्पष्ट रूप में कहा है कि हम हर तरीके की चर्चा करने के लिए तैयार हैं और आप चर्चा से भागो मत। धन्यवाद। माननीय डॉक्टर संसद के दोनों सदनों में पक्ष विपक्ष में खूब सियासी नोकझोंक हुई, तो वहीं संसद के बाहर यानी मकर द्वार पर भी माहौल हर दिन की तरह गर्माता रहा।
वहां भी तीखे हमले वाली राजनीति हुई। विपक्ष ने छात्रों पर लाठीचार्ज और चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर चर्चा की मांग की। इस विरोध प्रदर्शन में प्रियंका गांधी भी शामिल हुई, तो वहीं संसद परिसर में ही एनडीए सांसदों ने भी विरोध प्रदर्शन किया। झारखंड में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज का मुद्दा आज फिर से उठाते हुए राहुल गांधी से जवाब की मांग की गई। गृह मंत्री कह रहे हैं कि वो चर्चा करने के लिए तैयार हैं, विपक्ष जो है वो आए थे, सदन में आए थे। सदन में कहा उन्होंने आपसे? There was a huge demonstration. The youth of the nation came out, not just in Delhi but all over, in cities all over. They were beaten, they were tear gas, they were shot with pellet guns. In Bihar, an AK-47 was used on them. The government doesn't feel that they owe any answer. मैं बहुत निराश हूँ। आई एम टोटली फ्रस्ट्रेटेड। जिंदगी में पहली बार मैं ऐसा दृश्य देख रहा हूँ जहाँ सरकार चर्चा चाहते हैं, सरकार डिस्कशन चाहते हैं पार्लियामेंट में और ऑपोजिशन भाग रहे हैं। सरकार बहस से हटना चाहती, जवाब नहीं देना चाहती है, जवाब नहीं है उनके पास। हमें तो उम्मीद की 3 बजे आ रहे हैं, तो हमने भी अपनी फ्लाइट बदल दी। सोचा 3 बजे हम लोग देख करके सुन करके मिल करके जाएंगे। पता लगा 2 बजे उन्हीं के विभाग का बिल आया था, उसमें भी नहीं थे। जो बात कहते हैं वो करते हुए दिखाई नहीं पड़ते हैं। ये आपकी विश्वसनीयता के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। 2 दिन की जब चर्चा हुई जिसमें सभी ने भाग लिया, राहुल जी ने भाग लिया, प्रियंका जी ने भाग लिया, आदरणीय अखिलेश जी ने भाग लिया, भाजपा के काफी नेताओं ने भाग लिया, उन 2 दिन उस चर्चे में अमित शाह जी क्यों नहीं उपस्थित थे? तो कल अंतिम दिन है सदन का, आज वो अचानक तैयार हो गए। इसका मतलब जानबूझ के आपने गतिरोध रखा, सदन चलने नहीं दिया। देश के लिए, देश के लोगों के लिए संसद न चल पाने के कई नुकसान हैं। हंगामे के कारण सदन का कीमती समय और जनता का पैसा दोनों बर्बाद होता है। इस मानसून सत्र की अवधि कुल 25 कैलेंडर दिन की है, जिसमें कुल 19 निर्धारित बैठकें तय की गईं। आज 18वीं बैठक होनी थी, लेकिन ये 18 बैठकें हंगामे की भेंट चढ़ गई। इसके अलावा लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में कामकाज बाधित रहने पर औसतन 9 करोड़ रुपए प्रतिदिन यानी करीब 2.5 लाख रुपए प्रति मिनट का वित्तीय नुकसान अलग से होता है। 18 दिन के हिसाब से यह नुकसान 162 करोड़ रुपए का माना जा रहा है। और एक संकट यह भी है कि गतिरोध की वजह से महत्वपूर्ण विधेयकों पर बिना चर्चा के फैसले हो जाते हैं। हम आपको लगातार बताते रहे कि इस दौरान कौन कौन से बिल बिना बहस के ही पारित हो गए और सार्थक बहस के बिना सरकार से सवाल पूछने और नीतियों की समीक्षा करने का संवैधानिक अधिकार भी कमजोर पड़ता है। इसीलिए जरूरी है कि संसद के अंदर पक्ष विपक्ष में संवाद की परंपरा कायम रहे। राजनीतिक संवाद से देश चले, न कि अनिश्चितकालीन स्थगन और गतिरोध बना रहे। इंटरेस्टिंग बात क्या है, जितने भी पॉलिटिकल पंडित हैं उनका यह कहना है कि बिल तो पास हो ही रहे, और बिल का पास होना विपक्ष के फेवर की बात नहीं है। इसमें उनके क्या नंबर बनेंगे? बिल का पास होना तो सरकार के नंबर बनने वाली बात है। ये पॉलिटिकल पंडित्स कह रहे हैं। विपक्ष के लिए मौका है एक इशू को लेकर विरोध करना और जनता के बीच उस मंच से अपनी आवाज लेकर जाना। ये पॉलिटिकल पंडित्स की राय। वैसे संसद से ही आज एक और खबर आई है जिसका कोड वर्ड है लुंगी। लुंगी वाला ये विवाद राज्यसभा का है, जिसमें एक तरफ है केरल के सीपीएम सांसद जॉन ब्रिटास और दूसरी तरफ बीजेपी की सांसद सुष्मिता देव। जॉन ब्रिटास ने सदन में आरोप लगाया कि सुष्मिता देव ने उनके पहनावे पर टिप्पणी की, उन्हें लुंगी वाला कहकर अपमानित किया। सुष्मिता देव के खिलाफ उन्होंने विशेषाधिकार प्रस्ताव का नोटिस भी दिया। उनके इल्जाम पर राज्यसभा में हंगामा हुआ तो बीजेपी की तरफ से केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू और जेपी नड्डा ने मोर्चा संभाला। Said the other day, a honorable member who I hold in high esteem, let me just say, that member came here and was disturbing me when I was fulfilling my obligation as a mover of a statutory resolution. Sir, the verbal duel is okay, we fight each other. But she repeatedly called me Lungi Wala, Lungi Wala. My request is, you can call the concerned person, the honorable member, and hear them out. And whatever you decide. I would advise the honorable members should be careful not to hurt the sentiments and the feelings of fellow members. Our culture is unique and it is inclusive of diverse regional cultures.
whatever John Britas has said, certainly we respect every attire of every state, and we respect, we don't call it lungi, it is dhoti. Sir, I would like to state on record that now no message from this house should go that any member wants a division in India, whether culturally or on the basis of religion. Neither I nor any member has ever cast any aspersions on any state's attire. I wanted to put that on record, and if he feels that I need to approach him and say something, sir, I'll be more than happy. वैसे हम सबको पता है लुंगी क्या है, लेकिन इसका इतिहास ये है कि एक बर्मा भाषा का शब्द है, बर्मा की राष्ट्रीय पोशाक है, और भारत में अगर इसको देखा जाए तो 6वीं और 12वीं शताब्दी के बीच दक्षिण भारत से काफी लोकप्रिय। लुंगी वाले आरोप पर एक हंगामा राज्यसभा के अंदर हुआ तो दूसरा बाहर संसद परिसर में मकर द्वार पर सांसदों ने विरोध प्रदर्शन किया। उनके साथ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के भी सांसद थे। विपक्ष ने सुष्मिता देव से माफी की मांग की है। जॉन ब्रिटास ने सोशल मीडिया पर दक्षिण भारतीय सांसदों के साथ लुंगी वाला वीडियो भी शेयर किया है। इसमें केरल और तमिलनाडु के सांसद थे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इन सांसदों के साथ एकजुटता दिखाई। वो भी वीडियो में लुंगी पहने नजर आए। Such stereotype usages are made in a derogatory manner and to stereotype people. And such othering process using such a slur is not acceptable. And I feel that the House should take a view on this. That's why I have moved a privilege notice against it. It's a very unfortunate politicization for brownie points. And I am very clear that what was said on the mic, of which I have a video, was divisive, derogatory, and after that, what was further said to me divides the nation. One member from West Bengal very insultingly said lungi wala. This is very much unfortunate in a nation which has got so much of diversity. So this clearly shows the attitude of BJP towards the non-Hindi belt. किसी की वेशभूषा को लेके सवाल उठाना, उसको अपमानित करना, ये भारतीय जनता पार्टी का एक रिवाज बन गया है। और जिस तरह से हमारे साथी जॉन ब्रिटास जी को, क्योंकि वो लुंगी पहन के सदन में आते हैं, जो साउथ इंडिया का कल्चर है, आप उसको लेके अपमानजनक शब्द सदन के अंदर बोलेंगे, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। दक्षिण भारत की संस्कृति में लुंगी सादगी और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है। सूती हो या रेशमी, ये कई प्रकार की होती है। मुख्य रूप से इसे पुरुषों का परिधान माना जाता है। केरल में इसे कल्ली मुंडू कहा जाता है, जबकि तमिलनाडु में कल्ली, सारम या चारम। लुंगी का इस्तेमाल दैनिक जीवन से लेकर सांस्कृतिक और भव्य विवाह समारोह तक में किया जाता है। केरल में कई बार इसका इस्तेमाल सशक्त राजनीतिक संदेश देने के लिए भी होता है। जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ कैश बरामदगी मामले में जांच समिति ने जो रिपोर्ट है वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में पेश करती है। राज्यसभा में महासचिव पीसी मोदी और लोकसभा में महासचिव उत्पल कुमार सिंह ने जांच समिति की 2 खंडों वाली रिपोर्ट सदन में पेश की है। इस रिपोर्ट में जांच समिति ने कहा है कि जस्टिस यशवंत वर्मा के आधिकारिक आवास के स्टोर रूम में बड़ी मात्रा में 500 रुपए मूल्य वर्ग के जले और अर्ध जले नोटों की मौजूदगी के आरोपों को माना। रिपोर्ट में कहा गया है कि जस्टिस वर्मा ने कैश के सोर्स और स्वामित्व पर संतोषजनक जवाब नहीं दिया। आग की घटना के बाद घटनास्थल और उपलब्ध सामग्री को उचित तरीके से सुरक्षित नहीं रखा गया। रिपोर्ट में यह निष्कर्ष नहीं निकाला गया है कि जस्टिस वर्मा ने स्वयं नकदी हटाई। हालांकि घटनास्थल से संबंधित सामग्री के सुरक्षित संरक्षण को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए। समिति ने जस्टिस वर्मा द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण को अपर्याप्त और असंगत माना। नकदी किसी साजिश के तहत रखे जाने जैसे दावों को पर्याप्त प्रमाण नहीं मिला। समिति ने जस्टिस यशवंत पर लगे तीनों आरोपों को सही माना है। अब आगे की कार्रवाई संसद को करनी है। जस्टिस यशवंत वर्मा पर जो 3 आरोप सही पाए गए हैं, उसमें पहला आरोप यह है कि जज के आधिकारिक आवास के स्टोर रूम से 500 रुपए के पर्याप्त मात्रा में ऐसे नोट मिले जिनका स्रोत, स्वामित्व
और मौजूदगी का संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। दूसरा आरोप जो साबित हुआ वो यह है कि महत्वपूर्ण साक्ष्यों को सुरक्षित नहीं रखा गया और स्टोर रूम की स्थिति सीलिंग निरीक्षण से पहले बदल गई, जिससे भौतिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं रहे। और तीसरा आरोप यह साबित हुआ कि जज का स्पष्टीकरण समिति को स्पष्ट, पारदर्शी और संतोषजनक नहीं लगा। समिति ने निष्कर्ष दिया कि तीनों आरोप सिद्ध हैं। जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ जांच समिति की रिपोर्ट सामने आने के बाद उन्हें पद से हटाने के लिए संसद के शीतकालीन सत्र में महाभियोग प्रस्ताव लाने का विकल्प खुला। सूत्रों के मुताबिक 3 सदस्यीय समिति ने जस्टिस वर्मा पर लगे तीनों आरोपों को सही पाया और आगे की कार्रवाई की सिफारिश की। हालांकि इस मामले में कानूनी पेच भी है। सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय पीठ ने 1978 के एक फैसले में कहा था कि जज द्वारा राष्ट्रपति को इस्तीफा सौंपना ही पद छोड़ने के लिए पर्याप्त है, उसे अलग से स्वीकार करने की जरूरत नहीं। जस्टिस वर्मा इस साल अप्रैल में राष्ट्रपति को इस्तीफा भेज चुके हैं, लेकिन उनका नाम अब भी इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजों की सूची में। ऐसे में सवाल है कि क्या जांच में दोषी पाए जाने के बाद भी उन्हें हटाने के लिए महाअभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक ये अपनी तरह का पहला मामला है जिसमें इस्तीफा देने के बावजूद जज के खिलाफ जांच हुई और जब उन्हें हटाने के प्रस्ताव की संभावना पर चर्चा हो रही है। सरकारी सूत्रों का कहना है कि जनता जानना चाहती है कि जस्टिस वर्मा के सरकारी आवास से इतनी बड़ी मात्रा में नकदी कहां से आई। महाअभियोग प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका मिलेगा। सूत्रों के मुताबिक पिछले साल मार्च में सरकारी आवास से नकदी मिलने के बाद उन्हें इस्तीफा देने को कहा गया था, लेकिन उन्होंने अब इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। और अब बात हर घर तिरंगा अभियान की। आज इंडिया गेट से कर्तव्य पथ तक भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की अगुवाई में निकली इस यात्रा में बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स, एनसीसी कैडेट्स, एनएसएस स्वयंसेवक और आम लोग शामिल हुए। वंदे मातरम के उद्घोष और हाथों में तिरंगा लिए लोगों ने देशभक्ति का संदेश दिया। यह यात्रा केंद्र सरकार ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत आयोजित की गई। इस वक्त हम मौजूद हैं इंडिया गेट पर कर्तव्य पथ और आपको तस्वीरें दिखाएं तो आपको नजर आएंगी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, उनके साथ में है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन। तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। सैकड़ों स्कूली बच्चे भी यहाँ मौजूद हैं क्योंकि मौका ही इतना बड़ा है। 80वां स्वतंत्रता दिवस देश जो है मना रहा है। आज़ादी का ये उत्सव हर युवा, हर जवान, हर महिला, हर बुजुर्ग के साथ जुड़ा है। हमारी भावना का प्रतीक है। तिरंगा हमें सम्मान, स्वाभिमान और भारत को एक साथ लेकर चलने का प्रतीक है। खूब प्रेम से मनाएंगे, अपने स्वतंत्रता सेनानियों को याद करेंगे, उनके सम्मान में देश का तिरंगा लहराएंगे। और फिक्र में अब पीएम नरेंद्र मोदी का जन जी के लिए संदेश। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, हम ये सुनते आए हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं के लिए यही संदेश दोहराया। वो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा के विमोचन में पहुंचे थे, जहां रेलवे स्टेशन का जिक्र करते हुए उन्होंने युवा पीढ़ी को मैसेज दिया, रील युग में आत्मकथाएं पढ़ने और दूसरों के संघर्षों से सीखने की सलाह। पीएम मोदी की टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब सरकार और बीजेपी ने जन जी से जुड़ने की कोशिशें तेज कर दी। रील का जमाना है। सोशल मीडिया में इन्फ्लुएंसर आपको खींच के कहीं कहीं ले जाते हैं। इस शॉर्टकट के युग में भी एक बात हम जरूर याद रखें, रेलवे स्टेशन पे लिखा हुआ होता है। कुछ लोगों को पटरी पर कूद करके जाने की आदत होती, ब्रिज पर नहीं जाते। तो वहां लिखा होता है, शॉर्टकट विल कट यू शॉर्ट। और अगर शॉर्टकट के रास्ते से भी कहीं बाहर निकलना है तो मैं नौजवानों को कहूंगा, आपको जिसका भी पसंद हो,
ऑटोबायोग्राफी जरूर पढ़ें। हर तरफ जेन जी की बात हो रही है। आज वर्ल्ड यूथ डे है, इस पर जेन जी की डेटा फाइल हमने आपके लिए तैयार की है। आप इससे जेन जी की शक्ति को समझ सकते हैं। वैसे भी भारत दुनिया का सबसे बड़ा जेन जी आबादी वाला देश है। देश में जेन जी की कुल अनुमानित संख्या 40 करोड़ 70 लाख है। यह देश की आबादी का लगभग 28% है। इतना ही नहीं, पिछले 3 वर्ष में जेन जी का वर्कफोर्स डबल हो गया। वर्ष 2023 में 13% था, जो वर्ष 2026 में बढ़कर 26% हो गया। इस हिसाब से देश का हर चौथा कर्मचारी जेन जी है। बाजार पर कब्जे की बात करें तो जेन जी की खर्च क्षमता देश के कुल उपभोक्ता का खर्च का 43% है। नंबर में बात करें तो यह लगभग 71 लाख करोड़ रुपए। जेन जी की खर्च क्षमता को लेकर अनुमान है कि वर्ष 2030 तक करीब 124 लाख करोड़ रुपए हो जाए। वहीं वर्ष 2035 तक जेन जी की खर्च क्षमता बढ़कर 190 लाख करोड़ रुपए हो सकती है। सियासत में जेन जी की खूब चर्चा हो रही है, तो वोटिंग पावर का नंबर वाला ट्रेलर भी आपको दिखा देते हैं। वर्ष 2026 में कुल मतदाताओं का 29.2% जेन जी है। जेन जी मतदाताओं की संख्या 20 से 22 करोड़ मानी जा रही है। वर्ष 2029 में लोकसभा चुनाव होना है, उस वक्त तक 38 करोड़ आबादी का अनुमान है। अब आपको एक बड़ा अपडेट झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की CGL परीक्षा में धांधली पर देते हैं। यह वही मामला है जिसे लेकर रांची में प्रदर्शनकारी छात्र 19 दिनों से धरने पर बैठे हैं। इस बीच पुलिस से उनकी झड़पें भी हुई। अब यह सियासी मामला बन चुका है, जो कि संसद तक गरमाया हुआ है। लेकिन इस धांधली के आरोपों के बीच CID जांच में गिरफ्तार अभियुक्त अभय तिवारी ने से पूछताछ में अब जाकर कई अहम पर्दाफाश हुए। उसने कबूला है कि FRO यानी वन क्षेत्र अधिकारी की परीक्षा पास कराने के लिए 20 से 25 लाख रुपए और ACF यानी सहायक वन संरक्षक की परीक्षा पास कराने के लिए 30 से 35 लाख की बोली लगाई गई थी। और रिपोर्ट के मुताबिक 12 FRO और 8 ACF यानी कुल 20 अभ्यर्थियों से जुड़े कथित नेटवर्क की बात जांच में सामने आई। इनमें 19 के सफल होने का दावा किया गया। इसके अलावा जांच में JPSC इंटरव्यू में कथित सेटिंग का एंगल भी सामने आया। कुछ अभ्यर्थियों से प्रति उम्मीदवार 15 लाख तक लेने के दावे की बात सामने आई। और इस पूरे नेटवर्क में कुल करीब 5.80 करोड़ की वसूली और अभय की तरफ से करीब 1 करोड़ रुपए अपने पास रखने की बात रिपोर्ट में कही गई। अभय तिवारी ने यह भी कबूला है कि JPSC में TDPL को काम दिलाने के बदले कथित 2 करोड़ की डील भी हुई थी। आपको बता दें कि TDPL का पूरा नाम TSR डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड है। यह उत्तर प्रदेश में रजिस्टर्ड एक निजी कंपनी है। कंपनी का मुख्य काम कंप्यूटर और डेटा प्रोसेसिंग सेवाओं से जुड़ा है। इस कंपनी को 2025 से झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC की परीक्षाएं शुरू से आखिर तक कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जबकि इससे पहले 2024 में ही इसे 3 साल के लिए ब्लैकलिस्ट भी किया गया था। अभियुक्त अभय तिवारी इसी TDPL में मार्केटिंग मैनेजर के तौर पर काम करता था। CID के सामने अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अभय तिवारी अकेले या पूरा नेटवर्क चला रहा था, या उसके पीछे JPSC परीक्षा एजेंसी TDPL और बिचौलियों से जुड़ा कोई बड़ा सिंडिकेट था। जांच एजेंसी इसमें 3 अहम कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रही है। अभ्यर्थी, परीक्षा एजेंसी और आयोग के भीतर के लोग। अगर बैंक ट्रेल, डिजिटल डेटा, कॉल रिकॉर्ड, परीक्षा रिकॉर्ड और दस्तावेज इन आरोपों की पुष्टि करते हैं, तो JPSC, JSSC की परीक्षा धांधली की तस्वीर इससे कहीं ज्यादा व्यापक हो सकती है। और अब बात करते हैं अयोध्या के राम मंदिर में नए CEO की नियुक्ति से जुड़ी खबर की। जानकारी के मुताबिक इस पद के लिए 5300 से ज्यादा आवेदन प्राप्त हुए और स्क्रीनिंग के बाद 54 आवेदकों का चयन किया गया। उसके बाद इन 54 में से 18 आवेदकों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जा रहा है। पहले दिन यानी मंगलवार को 10 आवेदकों का इंटरव्यू हुआ। आज भी इंटरव्यू की प्रक्रिया चली। इंटरव्यू से पहले उम्मीदवारों से एक गूगल फॉर्म भरवाया गया, जिसमें 34 सवाल थे। इनमें से प्रमुख सवाल कुछ ऐसे थे। पहला सवाल, क्या आप शिखा रखते हैं? दूसरा सवाल, क्या आप जनेऊ धारण करते हैं? आप शुद्ध शाकाहारी हैं, मांसाहारी? आप शराब का सेवन करते हैं या पूरी तरह शराब से दूर रहते हैं? आप खुद को कट्टर हिंदू या आस्थावान हिंदू मानते हैं? क्या आप हिंदू धर्म के अनुरूप पोशाक पहनने में सहज होंगे? इसके अलावा भगवान राम के प्रति आस्था और विश्वास को लेकर भी सवाल पूछे गए। साथ ही परिवार, धार्मिक और सामाजिक जुड़ाव की जानकारी भी मांगी गई। इसके अलावा अयोध्या में बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं के पहुंचने को ध्यान में रखते हुए सभी उम्मीदवारों के
क्राउड मैनेजमेंट और इवेंट मैनेजमेंट के अनुभव को भी परखा गया। उम्मीदवारों से पूछा गया कि आपने कहां-कहां काम किया और कितनी बड़ी भीड़ संभाली। क्या आपको बड़े स्तर पर क्राउड मैनेजमेंट का अनुभव है? यह भी पूछा गया कि उन्होंने 5,000 से 20,000 या उससे अधिक लोगों की भीड़ वाले कार्यक्रम कब और कहां संभाले। इसमें कार्यक्रम का वर्ष, अवधि, आयोजन का स्वरूप और उम्मीदवार की सटीक भूमिका बताने को कहा गया। उम्मीदवारों से पूछा गया कि क्या उन्होंने किसी सामाजिक या धार्मिक संगठन, मठ या मंदिर के साथ काम किया है। अगर किया है तो ऐसे अनुभव की अवधि भी मांगी गई जो 1 वर्ष से लेकर 10 वर्ष या उससे अधिक तक हो सकती है। इसके अलावा सीईओ पद के लिए चयनित होने की उम्मीद रखने वाले कैंडिडेट से इंटरव्यू में उनके विजन को लेकर भी पूछा गया। उम्मीदवारों को राम मंदिर ट्रस्ट के लिए अपना विजन, वर्क प्लान और सुझाव देने को कहा गया है। उम्मीदवारों से अपने कैरियर की किसी विशेष या साधारण उपलब्धि का विवरण भी आवेदन में मांगा गया है। चयन प्रक्रिया में उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि की जांच के लिए 2 रेफरेंसेस भी मांगे गए जो प्रोफेशनल, सामाजिक या धार्मिक क्षेत्र से हो सकते हैं। आपको बता दें कि सभी 18 उम्मीदवार पहले ही ऑनलाइन इंटरव्यू से गुजर चुके हैं। अब ये दूसरे राउंड का इंटरव्यू चल रहा है। इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके, बेस्ट प्रबंधन हो सके, तो ऐसे इंटरव्यू के लिए अच्छे लोगों की अपेक्षा रहेगी और अच्छे लोगों के चयन के लिए वो सारी कसौटियाँ करने का काम वहाँ का प्रबंधन कर रहा है। यहाँ पर कमाई का जरिया बनाना चाहते हैं भगवान राम के मंदिर को, इसलिए सीईओ बैठा रहे हैं। यहाँ पर धर्माचार्य को बैठाना चाहिए, धार्मिक व्यक्ति को बैठाना चाहिए जो धर्म से जुड़ी चीजें हों। सीईओ बैठाकर इस पूरे अयोध्या नगरी को ये लोग अपवित्र करना चाहते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के घर में डकैती हो गई, भारतीय जनता पार्टी की सरपरस्ती में लूट लिया, श्रद्धा के दान का धन जो था उसको गबन कर लिया, और अब आप इंटरव्यू ले रहे हो और सवाल ये है कि उस इंटरव्यू का पेपर लीक कैसे हो गया। श्री राम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावा चोरी वही कर सकता है जो श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण का विरोधी है, और इसमें चढ़ावा चोरी मामले में जांच हो रही है। मुझे तो इसमें सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव और कांग्रेस बहादुर श्री राहुल गांधी की साजिश और चाल नजर आ रही है। हम चोरों को पकड़ करके अंदर करेंगे जो चोरी किए हैं, और जो चोरी किए थे वो अंदर जा चुके हैं। साजिश करने वाले बचे हुए उनको अंदर करेंगे। अब एयर इंडिया की उस खौफनाक उड़ान की बात जिसमें झटके देने वाले पर्दाफाश हो रहे हैं। कल हमने आपको इसी शो में बताया था कि 4 अगस्त को फुकेट से दिल्ली आ रही इस फ्लाइट को मेन पायलट ने गांजा पीकर उड़ाया। उस घटना के बाद दर्ज पोस्ट फ्लाइट रिपोर्ट से अब यह भी पता चला है कि विमान में कई तकनीकियां खामी थीं। सूत्रों के मुताबिक फ्लाइट नंबर AI 2379 में 1-2 नहीं बल्कि 13 गड़बड़ियां थीं। विमान में 80 मिनट के अंदर 13 गड़बड़ियां आई। उड़ान के दौरान ऑटो पायलट मोड में दिक्कत आ गई और यह डिस्कनेक्ट हो गया। ऑटो मोड डिस्कनेक्ट होने से फ्लाइट को मैनुअल मोड में उड़ाना पड़ा। विमान के तीनों हाइड्रोलिक सिस्टम ग्रीन, ब्लू, येलो के लो प्रेशर का अलर्ट आने लगा, यानी एक ही समय में तीनों हाइड्रोलिक सिस्टम में गड़बड़ी दर्ज की गई। हाइड्रोलिक सिस्टम से जुड़े ब्लू और येलो रिजर्वॉयर में फ्लूइड लेवल कम होने की चेतावनी रिकॉर्ड की गई। लेफ्ट और राइट एलिवेटर में भी फॉल्ट रिकॉर्ड हुआ। 44 मिनट बाद इंजन 1 में NTI सिस्टम में खामी आ गई। पोस्ट फ्लाइट रिपोर्ट में सबसे गंभीर बात यह है कि एक ही समय में तीनों हाइड्रोलिक सिस्टम और दोनों एलिवेटर में फॉल्ट रिकॉर्ड की गई। हालांकि इस रिपोर्ट के आधार पर अब यह नहीं कहा जा सकता कि सभी खामियां किसी एक वजह से हुई हैं या इनका विमान की एल्टीट्यूड लॉस यानी ऊंचाई कम होने से भी कोई संबंध है। यह मामला 4 अगस्त का है। उस दिन फुकेट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट हवा में अचानक लगभग 300 फीट तक नीचे आ गई। उस समय विमान में 137 यात्री और 8 क्रू मेंबर सवार थे। जैसे जैसे दिल्ली में विमान की सुरक्षित लैंडिंग हो पाई, अब मेन पायलट के गांजा पीने का मामला राजनीतिक टर्बुलेंस की वजह बन चुका है। विपक्ष इस बहाने सरकार पर कटाक्ष भी कर रहा है और सवाल भी पूछ रहा है। भाई आज खबर क्या मिली है कि प्लेन उड़ाने में जो रिपोर्ट आई है क्या सुनने को मिल रहा है, और हमें लगता है प्रदेश चलाने वाले में और प्लेन चलाने में कुछ समानता दिखाई दे रही है। कितना बड़ा लापरवाही, कितना बड़ा कानून का उल्लंघन इस सरकार के राज में हो रहा है कि वो भी चीफ पायलट जब नशे में चूर है तो ऐसी दुर्घटनाएं तो होंगी और इसके लिए सरकार को जवाब देना चाहिए।
आकर पार्लियामेंट में। What should I say about the Air India pilot? It is not in my hands कि कौन क्या ले रहा है. ये तो सरकार जाने, उनके विभाग जाने, उनके मंत्री जाने. It's very worrying. It's very dangerous. Air India has to give answers. They've endangered hundreds of lives by letting a pilot who obviously was high on marijuana to pilot a plane. गंभीर मामला है, बची गए लोग, वो गांजा पिए हुए था और उस वक्त सीट पर नहीं था। वो तो ईश्वर की कृपा थी कि वो 137 या कितने लोग थे और क्रू के लोग थे 8 सब बच गए। सूत्रों से पहले मेन पायलट के गांजा पीने की पुष्टि हुई और अब विमान में एक साथ आई कई तकनीकी खामियां गंभीर लापरवाही का इशारा करती हैं। हवाई सफर को दुनिया भर में यात्रा का सबसे सुरक्षित माध्यम माना जाता है। पायलटों और विमान कंपनियों पर सैकड़ों मुसाफिरों की जान का जिम्मा होता है, लेकिन ये रिपोर्ट बताती है कि हम गंभीरता से ये जिम्मेदारी नहीं निभा रहे। भले ही फुकट से आ रहे लोगों की जान बच गई, लेकिन क्या इससे जानबूझकर यात्रियों की जान को खतरे में डालना नहीं माना जाएगा? अगली खबर बड़े ध्यान से देखिएगा, खासकर तब जो अगर आपके पास एंड्रॉयड फोन है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं उन लाखों एंड्रॉयड यूजर्स की जो किसी बड़े धोखे के शिकार हो सकते हैं। और इत्तेफाक देखिए, आज ही नया पिक्सल लॉन्च होने वाला है या हो चुका होगा। अगर आपके व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर बैंक अपडेट, आरटीओ चालान, केवाईसी या किसी सरकारी योजना के नाम पर कोई एपीके फाइल आती है तो सावधान हो जाइए। एक छोटी सी गलती से आपका बैंक खाता खाली हो सकता है। सूरत पुलिस की साइबर क्राइम सेल ने एक ऐसे ही विशाल साइबर क्राइम नेटवर्क को बेनकाब किया है जो इस तरह की फर्जी फाइलें भेजकर लोगों को लाखों का चूना लगा रहा था। यानी एक गलत क्लिक आपके मोबाइल का कंट्रोल साइबर ठगों के हाथ में दे सकता है। बड़े ध्यान से खबर देखिए। इसका पर्दाफाश एक शिकायत से हुआ है। सूरत के एक शख्स के व्हाट्सएप पर बैंक की ऐप बताकर एक एपीके फाइल, आई रिपीट, एपीके फाइल भेजी गई। उसने फाइल डाउनलोड करके इंस्टॉल किया और उसके बाद उसके मोबाइल तक आरोपियों की पहुंच बन गई। एग्जैक्टली ऐसे ही मेरे साथ हुआ था पिछले साल 18 दिसंबर को, और मेरे पास एप्पल का फोन है। एपीके फाइल एप्पल में नहीं खुलती है। मैं ये खामी और तारीफ नहीं कर रहा हूं, बस आपको बता रहा हूं। खैर, अब ये जो घटना घटी, एपीके फाइल खुलती है, कुछ ही समय में इस व्यक्ति के बैंक खाते से करीब 5 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए गए। पीड़ित ने साइबर क्राइम हेल्पलाइन पर शिकायत की और यहीं से सूरत पुलिस ने उसके एपीके की तकनीकी जांच शुरू कर दी। जांच आगे बढ़ी तो सामने आया कि यह सिर्फ एक व्यक्ति को ठगने वाला मामला नहीं था, बल्कि एक पूरा नेटवर्क काम कर रहा था। इसके तार कानपुर, जामताड़ा और पटना तक जुड़ते चले गए। देखिए नेटवर्क कैसे काम कर रहा था। साइबर ठगों ने लोगों को लूटने के लिए कुल 336 एपीके फाइलें भेजी। ये फाइल्स 31,174 मोबाइल डिवाइसेस पर भेजी गई। इन फाइलों से ठगों ने कुल 5,613 मोबाइल हैक कर लिए। इससे कुल 1,06,643 फर्जी ट्रांजैक्शन किए गए। इसमें सबसे ज्यादा धोखाधड़ी आरटीओ चालान के नाम पर बनी 59 एपीके फाइलों के जरिए की गई, जिससे अकेले 42 करोड़ 31 लाख रुपए का चूना लगाया गया। आपको इसमें एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। सपोज करिए किसी ने अपने एंड्रॉइड फोन में एपीके फाइल खोली। आपको पता है उसके बाद क्या होता है? तो आपकी जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है, ये जो ठग होते हैं, ये जो साइबर क्राइम कर रहे होते हैं, उनके पास वो आ जाती है। उस कॉन्टैक्ट लिस्ट में जितने भी नंबर्स हैं, ये सभी को कॉन्टैक्ट करके एपीके फाइल्स भेजते हैं। ये पूरा मोडस ऑपरेंडी है। खैर, इस तरह साइबर ठगों ने लोगों से कुल 125 करोड़ 39 लाख रुपए लूट लिए। गौर करने वाली बात यह है कि साइबर ठगों ने आरटीओ के साथ ही कस्टमर सपोर्ट, आपातकाल और सरकारी योजनाओं के नाम पर लोगों के मोबाइल पर एपीके फाइल्स भेजी। ऐप का लोगो और डिजाइन भी इस तरह से तैयार किया जाता था जिससे कि यह बिल्कुल असली लगे। इसके बाद ये फाइलें व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर भेजी जाती थी। अब पुलिस की चेतावनी बिल्कुल साफ है। व्हाट्सएप या एसएमएस पर बैंक, सरकारी योजनाओं, आरटीओ चालान, केवाईसी या कस्टमर सपोर्ट के नाम से कोई एपीके फाइल आए तो उसे डाउनलोड या इंस्टॉल ना करें। वैसे इन फाइलों को आईफोन या आईपैड में सीधे इंस्टॉल नहीं किया जा सकता है। एपीके फाइलें एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए होती हैं, जबकि एप्पल आईओएस और आईपैड
ओएस में ऐप्स के लिए अलग सिस्टम का इस्तेमाल होता है। मैं आपको एक छोटा सा यहां पर टेक देना चाहता हूं। देखिए, सपोज करिए अभी इस वक्त मेरे पास एक फोन है, ये एप्पल का फोन है, राइट? ये आपके सामने, आप चाहें तो मैं इस कैमरे पे शिफ्ट कर सकता हूं। मैं इसके अगर सेटिंग्स में जाऊंगा तो ये देखिए, यहां पर मैं आता हूं, ये देखिए जरा, अगर कभी एप्पल के फोन में भी आपको कोई हैक करने की कोशिश कर रहा है तो एक सेटिंग में आपको बता रहा हूं, इसको देखिए। ये फोन है, इस फोन के आप प्राइवेसी और सिक्योरिटी मोड में जाइए, एप्पल के सेटिंग्स में जाइए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं आपकी जानकारी के लिए, सेटिंग्स में आइए, सेटिंग्स के बाद आप जाइए प्राइवेसी और सिक्योरिटी, राइट? अगर आपका फोन किसी ने एक्सेस किया है तो एक बड़ी चीज मैं बता रहा हूं आपको, यहां पर आपके फोन में लास्ट में प्राइवेसी और सिक्योरिटी में आता है लॉकडाउन मोड। इस लॉकडाउन मोड को आपने जैसे ही ऑन किया एप्पल के फोन में, दुनिया का कोई भी शख्स अगर आपके फोन को एक्सेस कर रहा है तो वो एक्सेस उसी वक्त खत्म हो जाएगा। ये है वो लॉकडाउन मोड। मैं एक बार फिर से आपकी जानकारी के लिए रिपीट कर रहा हूं, ये है सेटिंग्स। सेटिंग्स में आइए, प्राइवेसी मोड में जाइए जिसमें प्राइवेसी और सिक्योरिटी की हम बात करते हैं, और उसके बाद आप जाइए लॉकडाउन मोड में और तुरंत आपके फोन का जो एक्सेस है जिसके पास भी होगा वो टूट जाएगा। अब आपको देश भर में मौसम के हालात की जानकारी देते हैं। देश के पहाड़ी राज्यों में बारिश का दौर जारी है। हिमाचल प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बारिश, फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइड की डराने वाली तस्वीरें आई हैं। ऐसे ही कुछ वीडियो हम आपको दिखाते हैं जिनमें एक ऐलान है कि मानसून में पहाड़ों से उचित दूरी बनाए रखें। पहले आपको किन्नौर से बरसाती नाले की तस्वीरें दिखाते हैं जो आम दिनों में शांत रहता है, लेकिन बारिश के बाद कैसे उसमें सैलाब आ गया। तस्वीरें इसलिए भी डरावने वाली हैं क्योंकि पानी के साथ बड़े बड़े पत्थर तक बहते नजर आए। दूसरी तस्वीर लाहौल स्पीति के एक गांव की है जहां बादल फटने से मुंची और चौपर नाला में सैलाब आ गया। इस सैलाब के कारण पास के इलाकों को भारी नुकसान पहुंचा। कुछ पुल बह गए जबकि कई रास्ते बंद हो गए। यहां भी पहाड़ों से आए सैलाब में बड़े बड़े पत्थर बहते दिखे। भारी बारिश के कारण हिमाचल की तमाम नदियां उफान पर हैं। चंद्रभागा और ब्यास नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। ब्यास नदी में आई सैलाब के कारण एक पुल भी बह गया जिससे कुछ गांवों का आपस में संपर्क टूट गया है। हिमाचल में लगभग सभी नदियों की स्थिति ऐसी है। सतलुज नदी भी इस वक्त जबरदस्त तूफान पर है और जिन इलाकों से यह होकर गुजरती है वहां के लोग इस नदी का बहाव देखकर दहशत में। ये सारे वीडियो अपने आप में एक चेतावनी है कि अगर आपने पहाड़ों पर घूमने का कोई प्लान बनाया तो उसे कुछ दिनों के लिए टाल दीजिए। सावधानी बरतते हुए जाइए क्योंकि मानसून के सीजन में अब तक पूरे हिमाचल में बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से 259 सड़कें बंद हो चुकी हैं। इस साल जून से अब तक हिमाचल के अलग अलग जिलों में कुल 160 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 257 लोग घायल बताए जा रहे हैं। सरकार की स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर की रिपोर्ट के अनुसार करीब 900 संपत्तियां और सार्वजनिक निर्माण को नुकसान हुआ है और 886 करोड़ रुपए की संपत्ति बर्बाद हो चुकी है। हिमाचल में चंबा, कांगड़ा, मंडी, कुल्लू और सिरमौर में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिसका मतलब है कि खतरा अभी टला नहीं। यूपी के नोएडा एयरपोर्ट से आए एक वीडियो को लेकर मूसलाधार सियासत भी हो रही है। यह वीडियो है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का। इंटरनेशनल वाटर स्पोर्ट तो हो सकता है क्या, खैर, जिसकी शुरुआत 2 महीने पहले हुई थी। मंगलवार को बारिश के बाद यहां पानी भर गया। पानी टर्मिनल और पार्किंग को जोड़ने वाले रास्ते पर भरा था। वैसे एयरपोर्ट अथॉरिटी तुरंत एक्शन में आई और पानी निकालने का काम शुरू कर दिया गया, लेकिन जैसे ही इसके कुछ वीडियोस वायरल हुए, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सियासत की लैंडिंग हो गई। विपक्ष ने बीजेपी सरकार पर सवाल और कटाक्ष की बारिश शुरू कर दी। आप एयरपोर्ट बना रहे हो, पानी भर गया उसमें, एक्सप्रेसवे बना रहे हो, गड्ढे हो रहे हैं आपके पास, आप क्या कर रहे हो? आज हमने देखा कि जो नया जेवर एयरपोर्ट बना था किस तरह से उसमें पूरा पानी भर गया है। हमने देखा कि किस तरह कानपुर एक्सप्रेसवे है, भ्रष्टाचार के किस तरह वो भी बलि चढ़ा है। तो जिन लोगों को गड्ढे नजर आते हैं और जो ऐसी कमियां खोजते हैं उन्हें इस जेवर का विकास नजर नहीं आ रहा। आपके समय में तो जेवर में एयरपोर्ट आया नहीं। आपके समय में तो हमारी प्रदेश की इकोनॉमी दूसरे नंबर पे नहीं पहुंची। आपके समय में तो भ्रष्टाचार होता था, सड़कों पर गुंडा राज होता था। हमारी समझ में आ रहा है, लोगों की समझ में आ रहा है, आपकी चिंता एयरपोर्ट पर भरा पानी नहीं है, बल्कि आपकी चिंता है ये जेवर एयरपोर्ट कैसे बन गए।